नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीश अग्रवाल ब्रज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र का। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है पाचन तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाचन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पाचन तंत्र दोस्तों, इस पाचन तंत्र की जब हम अध्ययन करने की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है दोस्तों। यानी मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है दोस्तों। पाचन तंत्र का अध्ययन करना, पाचन तंत्र का जो अध्ययन करना है, पाचन तंत्र का अध्ययन करना कहलाता है गैस्ट्रोलॉजी। पाचन तंत्र का अध्ययन करना कहलाता है गैस्ट्रोलॉजी। पाचन तंत्र का अध्ययन करना कहलाता है गैस्ट्रोलॉजी। पाचन तंत्र की जांच, पाचन तंत्र की जांच एंडोस्कोपी द्वारा की जाती है। पाचन तंत्र की जांच एंडोस्कोपी द्वारा की जाती है दोस्तों। एंडोस्कोपी में प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु, एंडोस्कोपी में प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये जो प्रकाशिक जो तंतु जो हैं, ये प्रकाशिक तंतु दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों, पाचन तंत्र मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण होता है। पाचन तंत्र का अध्ययन करना गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पाचन तंत्र की जांच एंडोस्कोपी द्वारा की जाती है। एंडोस्कोपी में प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये प्रकाशिक तंतु जो हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। या प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर हम पाचन शब्द की जब हम बात करते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाचन क्या है। तो दोस्तों, भोज्य पदार्थों के जो कार्बनिक जो अणु जो होते हैं, और ये कार्बनिक जो अणु जो होते हैं, ये जटिल होते हैं। जटिल, तो जटिल जो अणु जो होते हैं, इन जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही, सरल अणुओं में टूटना ही, यानी जो सरल अणुओं में टूटना ही दोस्तों कहलाता है पाचन। यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन। मानव में पाचन एक नलिका के द्वारा होता है दोस्तों, एक नलिका के द्वारा होता है, और उसे कहते हैं हम आहार नाल। कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मनुष्य में पाचन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, मानव में जो पाचन होता है वो
आहार नाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आहार नाल के द्वारा होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए मानव में पाचन तंत्र या आहार नाल के प्रमुख भाग, तो दोस्तों आहार नाल के या मानव पाचन तंत्र के प्रमुख जो भाग जो होते हैं, इन प्रमुख भागों में हम अध्ययन जो करते हैं क्रम से, वो मुख, ग्रीषिका, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलाशय। तो दोस्तों जो आहार नाल या पाचन तंत्र के जो प्रमुख जो भाग जो होते हैं वो मुख, ग्रीषिका, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलाशय होते हैं। दोस्तों आहार नाल की जो लंबाई जो होती है, दोस्तों इस आहार नाल की जो लंबाई जो होती है वो लगभग 30 से 32 फुट होती है। लगभग में हम कह सकते हैं 8 से 10 मीटर। आहार नाल की जो लंबाई जो होती है वो 30 से 32 फुट होती है या 8 से 10 मीटर। दोस्तों आहार नाल का जो प्रारंभिक जो भाग जो होता है, प्रारंभिक भाग, तो दोस्तों आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है वो मुख होता है, जबकि जो अंतिम भाग आहार नाल का दोस्तों अंतिम भाग होता है मलाशय। दोस्तों पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण होता है। पाचन तंत्र का अध्ययन करना गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पाचन तंत्र की जांच एंडोस्कोपी के द्वारा की जाती है। एंडोस्कोपी में प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही दोस्तों पाचन कहलाता है। मानव में पाचन आहार नाल के द्वारा होता है। मानव पाचन तंत्र या आहार नाल के प्रमुख भाग निम्न होते हैं दोस्तों, जो क्रम से हैं मुख, ग्रीषिका, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय आदि। दोस्तों पाचन तंत्र के प्रमुख भाग अभी हमने जाना था कि मुख, ग्रीषिका, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। दोस्तों हमने जाना है कि मुख ये आहार नल का प्रारंभिक भाग होता है। आहार नल का प्रारंभिक भाग क्या होता है? मुख। हमने दोस्तों ये भी जाना है कि मलाशय आहार नल का अंतिम भाग होती है। दोस्तों हमने जाना है कि जो आहार नाल जो होती है, आहार नाल, इस आहार नाल की जो कुल लंबाई जो होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर लगभग में दोस्तों 30 से 32 फुट, 30 से 32 फुट। दोस्तों एक एक करके
क्रम से हम आहार नाल के प्रमुख भागों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले दोस्तों हम अध्ययन करते हैं मुख का। दोस्तों हमें बताइए कि मुख का जब हम अध्ययन करते हैं तो कई बार एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आहार नाल का प्रारंभिक भाग। तो दोस्तों आहार नाल का प्रारंभिक भाग क्या होता है? मुख। या ये कह दें आहार नाल का जो शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, तो वो कहाँ से होती है? मुख से। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख में सर्वप्रथम भोजन के किस अवयव का पाचन होता है, तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट का। कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मुख में सर्वप्रथम भोजन के किस अवयव का पाचन होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। यानी मुख में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुख होता है। भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना मुख से प्रारंभ होता है। दोस्तों इस मुख की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, मुख में जीभ, लार एवं दांत पाए जाते हैं। या कई बार हम कह देते हैं दोस्तों कि मुख में जो आइटम जो पाए जाते हैं, तो मुख में जो आइटम जो पाए जाते हैं वो जीभ, लार और दांत पाए जाते हैं। दोस्तों एक एक करके हम मुख में जो आइटम जो पाए जाते हैं, जहाँ से एग्जाम में भी कई बार बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, जीभ, लार एवं दांत में से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कंपटीशन एग्जामों से संबंधित। तो एक एक करके हम जीभ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में लार का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में दांत का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों पाचन तंत्र के प्रमुख जो भाग जो होते हैं या उनका जो क्रम जो होता है वो मुख, गृशिका, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। आहार नाल का प्रारंभिक जो भाग होता है वो मुख होता है। अंतिम भाग मलाशय होता है। आहार नाल एक नलिका के समान संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। फुट में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो 30 से 32 फुट। मीटर में 8 से 10 मीटर। आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुख होता है और मुख में जीभ, लार और दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जीव का। दोस्तों जीव की जब हम बात करते हैं तो जीव एक ज्ञानेंद्रिय होती है। जीव एक ज्ञानेंद्रिय होती है। यानी ज्ञानेंद्रिय की जब हम बात करते हैं तो वे इंद्रियां जो ज्ञान कराती हैं, वे इंद्रियां जो ज्ञान कराती हैं, और वे इंद्रियां जो ज्ञान कराती हैं उन इंद्रियों को हम कह देते हैं ज्ञानेंद्रिय। और ये ज्ञानेंद्रिय जो होती हैं वो होती हैं 5, जिनमें से एक जीव होती है। जीव के अलावा जो अन्य जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो कान, नाक, आँख और दोस्तों त्वचा। तो ये
5 ज्ञानेंद्रिय होती है, जिनमें से जीव एक ज्ञानेंद्रिय होती है और जो सामान्यतः स्वाद का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है? स्वाद का। अब जब स्वाद का ज्ञान कराती है तो किसके अंतर्गत आती है? ये ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत। दोस्तों इस जीव पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीव पर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाओं को हम स्वादांकुर भी कह देते हैं। स्वाद कलिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? स्वादांकुर। तो दोस्तों ये स्वाद कलिकाएं और स्वादांकुर जो पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? जीव पर। और जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है तो ये किसका ज्ञान कराएंगे? स्वाद का। एक सामान्यतः जीव की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का चित्र होता है जीव का। ये जीव का जो अग्रभाग होता है, ये जीव का कौन सा भाग है? अग्रभाग। जीव का कौन सा भाग है? ये अग्रभाग। ये जीव का पश्च भाग। और दोस्तों ये जो भाग है अगल और बगल के, इनको जीव के बोल देते हैं हम पार्श्व भाग। ये जो भाग है, ये जो भाग है ये जीव के पार्श्व भाग। और दोस्तों जीव पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये आपको जो बिंदु से दिखाई दे रहे हैं ये हैं स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं या इन्हीं को कह देते हैं हम स्वादांकुर, जो स्वाद का ज्ञान कराते हैं। तो ये अग्रभाग, ये पश्च भाग, ये पार्श्व भाग। ये कौन सा? पार्श्व भाग। दोस्तों ये जीव का जो अग्र जो भाग है ये मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। जीव का ये पश्च भाग जो होता है ये तीखे एवं कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। तीखे एवं कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। ये जीव के जो अगल और बगल के जो भाग हैं जिनको हम पार्श्व भाग कहते हैं, और ये पार्श्व भाग जो होते हैं ये नमकीन एवं खट्टे, नमकीन एवं खट्टे स्वाद का ज्ञान कराते हैं पार्श्व भाग। तो कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है, सिंपल सा प्रश्न आता है कि जीव का कौन सा भाग मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है? तो जीव का अग्रभाग। तीखे एवं कड़वे स्वाद का ज्ञान कौन सा भाग कराता है? जीव का पश्च भाग। नमकीन एवं खट्टे स्वाद का ज्ञान कौन सा भाग कराता है? जीव का तो पार्श्व भाग। तो दोस्तों जीव एक ज्ञानेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत जीव के अलावा कान, नाक, आँख और त्वचा, कुल मिलाकर के ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं। वे इंद्रियां जो स्वाद का ज्ञान कराती है वो जीव होती है, क्योंकि जीव पर स्वाद कलिकाएं या स्वादांकुर पाए जाते हैं। जीव का जो अग्र जो भाग है वो मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। जीव का जो पश्च भाग है वो तीखे एवं कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। और जीव का जो पार्श्व जो भाग है वो नमकीन एवं खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है। दोस्तों इस जीव में से 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। जीव जो सर्प जो होता है, सर्प यानी कि सांप, हाँ, इस सर्प में ये जीव जो होती है वो एक संवेदी अंग होती है। कौन सा अंग होता है? संवेदी अंग। इसके अलावा दोस्तों जो ये जीव जो होती है जानवरों में, जैसे कि जो कुत्ता जो है, कुत्ता को आपने देखा होगा कि ये लगातार जीव बाहर निकालता रहता है, लगातार जीव बाहर निकालता रहता है। तो ऐसा करने से ये
ये जीव जो होती है वो शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। तो कुत्ता लगातार जीभ बाहर निकालता रहता है ताकि वो शरीर के ताप का नियमन कर सके। तो दोस्तों ध्यान रखना, जीभ एक संवेदी अंग होती है। इसके अलावा जीभ ताप का नियमन करने का कार्य भी करती है। जैसे कि कुछ जानवरों में आपने देखा भी होगा, कुत्ता लगातार जीभ बाहर निकालता रहता है ताकि वो अपने शरीर का ताप का नियमन कर सके। तो दोस्तों जीभ एक ज्ञानेंद्रिय होती है जो स्वाद का ज्ञान कराती है। वे इंद्रियां जो ज्ञान कराती हैं ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आती हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं: जीभ, कान, नाक, आँख और त्वचा। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं या स्वादुंकर पाए जाते हैं जो स्वाद का ज्ञान कराते हैं। जीभ का जो अग्र जो भाग है वो मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। जीभ का जो पश्च जो भाग है वो तीखे एवं कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। जीभ के जो पार्श्व भाग हैं वो नमकीन एवं खट्टे स्वाद का ज्ञान कराते हैं। तो दोस्तों हमने अध्ययन किया है जीभ का। इसके बाद में दोस्तों मुख में जीभ के अलावा हमें अध्ययन करना है लार का। दोस्तों लार एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लार की पीएच के मान की जब हम बात करते हैं, कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि लार की पीएच का मान कितना होता है। पीएच का मान, तो लार की पीएच का मान दोस्तों 6.8 होता है और 6.8 होता है तो 7 से थोड़ा सा कम होता है। 7 से थोड़ा सा कम होता है तो इसकी प्रकृति जो होती है वो हो जाती है कम अम्लीय, कम अम्लीय। दोस्तों मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, अगर पीएच का जो मान है, रसायन विज्ञान में हम पीएच को विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पीएच का मान यदि 7 है, पीएच का मान यदि 7 है तो प्रकृति जो होगी वो उदासीन होगी। और यदि पीएच का जो मान है 7 से कम है, 7 से कम है तो प्रकृति होगी अम्लीय। और पीएच का मान 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा है तो प्रकृति होगी दोस्तों क्षारीय है। तो ध्यान रखना, लार की जो पीएच का जो मान जो होता है, लार की पीएच का मान, तो लार की पीएच का मान होता है 6.8। 7 से कम होता है तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय है। अब 7 से थोड़ा सा ही कम है तो हम क्या कह देते हैं? कम अम्लीय है। तो लार की पीएच का मान 6.8 होता है, प्रकृति कम अम्लीय होती है। लार के द्वारा गलाया गया, लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप, लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप दोस्तों कहलाता है बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। यानी लार के द्वारा गलाया गया जो भोजन का जो रूप है वो रूप कहलाता है बोलस। कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप क्या कहलाता है। तो लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप दोस्तों क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। लार की पीएच का मान कितना होता है? 6.8। प्रकृति कैसी होती है? कम अम्लीय है। लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप क्या कहलाता है? बोलस। एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर हम बात करें दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो प्रतिदिन, स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करता है, लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन। यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो प्रतिदिन लगभग
1.5 लीटर लार स्रावित करता है। लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। दोस्तों इस लार में एंजाइम पाए जाते हैं, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, और जो प्रमुख जो एंजाइम है वो निम्न है, और जिनमें से सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं कि एंजाइमों की, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। इसके अलावा एक और जो एंजाइम है उसका नाम है माल्टेज। टाइलिन, माल्टेज। और एक और जो एंजाइम जो पाया जाता है लार में उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम, टाइलिन, माल्टेज, लाइसोजाइम एंजाइम, ये लार में पाए जाते हैं। टाइलिन को हम एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। एमाइलेज, किसके नाम से? एमाइलेज। टाइलिन जो एंजाइम है इसे हम क्या किसके नाम से भी जानते हैं? एमाइलेज के नाम से। और ये टाइलिन जो एंजाइम है, ये जो टाइलिन जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी टाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है? एमाइलेज। लार में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके इस कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है माल्टोज में। किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में। यानी जो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है किसमें? माल्टोज में। तो दोस्तों कई बार एग्जामों में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न जो पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। इस टाइलिन को हम किसके नाम से भी जानते हैं? एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित करता है? माल्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन के अलावा लार में एक और जो एंजाइम जो पाया जाता है वो एंजाइम पाया जाता है माल्टेज। और ये माल्टेज जो एंजाइम है, ये जो माल्टेज जो एंजाइम है ये माल्टोज शर्करा का पाचन करता है। माल्टोज शर्करा का पाचन करता है। माल्टोज कौन सा एंजाइम? माल्टेज। तो माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज शर्करा का पाचन करता है। और माल्टोज शर्करा का जब पाचन होता है, यानी इस माल्टोज शर्करा का जब पाचन होता है तो ये माल्टोज जो शर्करा जो होती है ये माल्टोज शर्करा परिवर्तित हो जाती है ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित हो जाती है? ग्लूकोज में। तो ये माल्टोज जो शर्करा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ग्लूकोज में, जब माल्टोज शर्करा का पाचन होता है। यानी माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों लाइसोजाइम जो एंजाइम जो होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये सूक्ष्म जीव जो भोजन के साथ में यानी खाद्य पदार्थों के साथ में हमारे मुख में चले जाते हैं, तो मुख में ही ये इनको नष्ट करने का जो कार्य जो करता है। सूक्ष्म जीव एवं जो हानिकारक जो जीव होते हैं, कौन से? सामान्यतः हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको नष्ट करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? लाइसोजाइम। तो दोस्तों कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मुख में
हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का जो कार्य जो करता है, वो नष्ट करने का जो कार्य जो करता है वो कौन करता है? लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो दोस्तों लार का अध्ययन कर रहे हैं हम। लार की पीएच का मान कितना होता है? 6.8। प्रकृति कैसी होती है? कम अम्लीय है। दोस्तों लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। दोस्तों अगर एक व्यक्ति 1.5 लीटर लार नहीं आती है उसके, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ नहीं होगा, वो अस्वस्थ होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। लार में एंजाइम पाए जाते हैं। प्रमुख जो एंजाइम जो होते हैं वो निम्न हैं, जिनमें से एक टाइलिन, दूसरा माल्टेज, तीसरा लाइसोजाइम। टाइलिन को हम एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। ये टाइलिन या एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब होता है तो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज शर्करा का पाचन करता है, और माल्टोज शर्करा का जब पाचन होता है तो वो ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। टाइलिन और माल्टेज एंजाइम के अलावा एक एंजाइम और पाया जाता है लाइसोजाइम, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों आपने अनुभव भी किया होगा कि जब आप रोटी खाते हो तो पहले वो आपको फीकी फीकी लगती है, लेकिन कुछ अंतराल के बाद में आप देखते हो कि जो रोटी जो आप चबाते हो तो वो आपको मीठी लगने लग जाती है। उसका कारण भी यही है कि जो टाइलिन जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में। और ये माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज शर्करा को किसमें परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में। तो दोस्तों लार की पीएच का मान कितना है? 6.8। प्रकृति कैसी होती है? कम अम्लीय है। लार के द्वारा गलाया गया भोजन का रूप क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो वो कितनी लार स्रावित करता है? लगभग 1.5 लीटर। लार में टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों लार का हम अध्ययन कर रहे थे, तो लार में से और जो एग्जाम में जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो ये लार जो होती है ये लार स्रावित करती है, यानी लार स्रावित होती है क्योंकि लार में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। और जो लार में जो ग्रंथियां जो पाई जाती हैं वो मुख्यतः जो लार जो ग्रंथियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं, जिनमें से एक लार ग्रंथि है जिसका नाम है सब मेड्यूलर, एक है सब लिंगुअर और एक है पैरोटिड लार ग्रंथि। सबलिंगुअर लार ग्रंथि और सब मेड्यूलर लार ग्रंथि। तो लार स्रावित करती है क्योंकि लार में क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं, और लार में जो ग्रंथियां जो पाई जाती है वो मुख्यतः कितनी होती हैं? 3। एक सब मेड्यूलर, दूसरी सब लिंगुअर और तीसरी पैरोटिड। ये सब मेडुलर जो लार ग्रंथि जो होती है, सब मेडुलर जो लार ग्रंथि जो होती है दोस्तों, ये निचले जबड़े में पाई जाती है, निचले जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़े में। ये सब लिंगुअर जो लार ग्रंथि है
ये दोस्तों सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि। तो जो सबसे छोटी जो लार ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? सबलिंगुअर। सामान्यतः दोस्तों ध्यान रखना, ये कहाँ पाई जाती है? जीभ पर। ये पैरोटिड जो ग्रंथि जो होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कान एवं गाल के मध्य पाई जाती है, कान एवं गाल के मध्य पाई जाती है। कौन सी? पैरोटिड, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबलिंगुअर जीभ पर पाई जाती है। जो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है सबमेडुलर लार ग्रंथि निचले जबड़े में पाई जाती है। लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार स्रावित करती हैं। जो मुख्यतः ग्रंथियों की जब हम बात करते हैं तो तीन है, सबमेडुलर, सबलिंगुअर, पैरोटिड। पैरोटिड जो लार ग्रंथि है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जो कान एवं गाल के मध्य में पाई जाती है। ये जो पैरोटिड जो लार ग्रंथि जो होती है, इस पैरोटिड लार ग्रंथि पर दोस्तों ध्यान रखना, इस पैरोटिड जो ग्रंथि है, इस पैरोटिड लार ग्रंथि पर एक वायरस है जिसका नाम है मप्स। इस मप्स वायरस के कारण इस पैरोटिड लार ग्रंथि पर सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। यानी पैरोटिड लार ग्रंथि पर मप्स वायरस के कारण सूजन आ जाती है, और जब सूजन आ जाती है तो उस रोग को कहते हैं हम कनफेड, या इसी को कह देते हैं दोस्तों हम गलसुआ। क्या कहते हैं? गलसुआ रोग। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है गलसुआ रोग किसके कारण होता है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि पर मप्स वायरस के कारण जब सूजन आ जाती है तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? गलसुआ रोग। इस गलसुआ रोग के उपचार के लिए हम MMR का टीका लगाते हैं। MMR का क्या लगाते हैं? टीका। MMR का पूरा नाम होता है मप्स, मिजल्स, रोबेला। मप्स, मिजल्स, रोबेला। मप्स, मिजल्स, रोबेला। गलसुआ रोग के उपचार से संबंधित औषधि का जो नाम है वो है टेरामाइसिन। तो दोस्तों लार में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं या जो लार स्रावित करती हैं। लार ग्रंथियां मुख्यतः तीन होती हैं, सबमेडुलर, सबलिंगुअर, पैरोटिड लार ग्रंथि। सबमेडुलर जो लार ग्रंथि जो होती है वो निचले जबड़े में पाई जाती है। सबलिंगुअर जो लार ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है जो जीभ में पाई जाती है। पैरोटिड जो लार ग्रंथि है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है और जो कान एवं गाल के मध्य में पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि पर मप्स वायरस के कारण सूजन आ जाती है जिसे कनफेड या गलसुआ रोग के नाम से जानते हैं हम। गलसुआ रोग के उपचार से संबंधित उपचार के लिए हम MMR का टीका लगाते हैं। कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि MMR का पूरा नाम क्या होता है, तो दोस्तों MMR का पूरा नाम होता है मप्स, मिजल्स, रोबेला। औषधि का नाम होता है, गलसुआ रोग के उपचार से संबंधित औषधि का नाम है टेरामाइसिन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया है पाचन तंत्र का,
जिसमें हमने पाचन तंत्र का परिचय किया है और जिसमें पाचन तंत्र के प्रमुख भागों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमने अध्ययन किसका किया है, मुख का, जिसमें लार और जीव का अध्ययन किया है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आगे के वीडियो में आप पाचन तंत्र का जब अध्ययन करोगे तो एग्जाम से रिलेटिव आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित जो शेष पार्ट हमारा रह गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित सोगरवाल, धन्यवाद। Thank you so much.